Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ आईएएस। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, इसका पार्ट 2। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, लास्ट वाले लेक्चर में हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर नागालैंड को पूरा बेस से कवर कर लिया था। अब हम मणिपुर के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बात ऐसी हुई कि जो लोग होते हैं ना मणिपुर के, उनमें जो मीती ट्राइब है, ये में जो मीती एथनिक ग्रुप है वो आते हैं। इसके अलावा कुकी ट्राइब और नागा ट्राइब, ये तीन मिलके जो है ये मणिपुर के लोग आप देखेंगे कि इन्हीं सब में जो है लोग होते हैं। अब परसेंटेज वाइज बताऊं अगर, तो ये मीती का करीब 60% होता है इनकी टोटल पॉपुलेशन में। और ये मीती जो है वो एक हिंदू ट्राइब है जो वैष्णवा ट्रेडिशन के बारे में मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में कई बार बताया है कि जो विष्णु भगवान के फॉलोवर्स होते हैं तो वैष्णव ट्रेडिशन जो है वो फॉलो करते हैं। कुछ मीतीस जो हैं इनमें से मुस्लिम्स भी होते हैं और हाँ, कुछ क्रिश्चियंस भी होते हैं। दोस्तों, ये जो मीती है ना, ये प्लेन्स में रहते हैं। वही जगह अगर मैं नागास और कुकीज की बात करूं तो ये हिल एरियाज में आपको मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई 1964 में और मणिपुर को एक सेपरेट स्टेट के तौर पे बना दिया गया 1972 में। अब देखिए, ये तो बना दिया गया, लेकिन दिक्कत कहाँ आई जब 1978 में यहाँ पे वायलेंट चीजें देखने को मिली, जब इन्हीं सेपरेटिस्ट ने डिमांड करा कि भैया हमको जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया से अब अलग होना है, इस बात पे कि भाई हमारे मणिपुर में डेवलपमेंट नहीं होता है, लोकल रिसोर्सेस को यूज करके बर्बाद किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और आम जनता के बीच में भी खुशी नहीं है। साथ में ह्यूमन राइट्स जो है वो उसका जो है छीने जा रहे हैं, वायलेशंस हो रहा है इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। तो ये एक कहते नहीं है कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई कि भाई ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन कर रही है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, और इससे इंसर्जेंसी में समझ लीजिए एक तरीके से पेट्रोल लग गया और ये और दमदमा के जलने लगी। तो अभी की बात करें तो भाई इस समय भाई 34 ग्रुप्स थे, जिसमें जो अहिंसा वाले थे, है ना, नॉन वायलेंट थे, वो तो कहते थे भाई, जो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंस को इंडिया से। इसमें समझिएगा जो 34 ग्रुप्स थे अब उस समय, तो उसमें ऐसा नहीं था कि सारे के सारे दंगा कर रहे थे, इसमें कुछ शांति से भी नॉन वायलेंट वन भी थे जो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंस को इंडिया से, कि हमें इंडिया से अलग करो, हमें अपना बनाना है। अब क्या हुआ कि 1999 में इनमें से कुछ ग्रुप्स जो है वो एक साथ आ गए, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन मिला बना ली और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, मणिपुर पीपल लिबरेशन फ्रंट। अब इनमें से भी जो तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या कह लीजिए सबसे ज्यादा जाने माने थे, उनमें नाम था यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट का, दूसरा नाम था पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगली पाक और तीसरा पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर। ठीक है, तो ये सारे के सारे तीन ग्रुप्स में लोग बहुत सारे साथ में आ गए। अभी जो पहले वाला मैंने बताया यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, दैट इज यूएनएलएफ, ये माना जा रहा था कि इसके अंदर करीब 2500 एक्टिव मिलिटेंट्स थे, वाइल ये जो दूसरा वाला था प्रीपैक, जिसे नाम दिया था पीपल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कैंगली पाक, इसके अंदर भी करीब 1500 थे। वही जगह आखिरी में पीएलए जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसके अंदर 3000 जो थे। तो एज ऑफ टुडे मणिपुर सबसे बेकार केस सिनेरियो था नॉर्थ ईस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर हम मिलिटेंसी को देखें तो यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। अब
अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि यहाँ पे और ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स थे स्टेट के अंदर, जितने मिलिटेंट ग्रुप्स कहीं और नहीं थे। और मामला क्या था कि इन ग्रुप्स के, इन आउटफिट्स के बीच में भी इनके जो लीडर्स हैं और आपस में ही इतनी ज़्यादा इनके बीच में दंगा वंगा राइवलरी चल रही थी कि इसकी वजह से तो और वायलेंस हो रहा था इस स्टेट के अंदर। ठीक है, अब देखिए, द कुकी आईजीज जो थे वो चाहते थे कि एक सेपरेट स्टेट बन जाए, किसके लिए? कुकीज के लिए। और ये कुकीज के लिए कैसे स्टेट बने कि जो अभी की मणिपुर स्टेट है उनमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया जाए जिनमें सिर्फ कुकीज रहें। कुकी आईजीज ये दो मेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थे। एक था कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था यूनाइटेड पीपल्स फोरम। ठीक है, अब क्या हुआ, सिचुएशन जो है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। क्यों? क्योंकि जो आईजीज थे ये एक साथ नहीं आए थे सेम कॉज के लिए। मतलब ये कहते हैं कि चलो सारे लोग एक ही वजह के लिए एक साथ हैं, तो ऐसा नहीं था। दे वर नॉट यूनाइटेड फॉर द सेम कॉज। क्यों? क्योंकि नागा जो थे वो चाहते थे कि अब ये अनेक्स करें कुछ पार्ट मणिपुर का एंड उसे किस में मिला दिया जाए। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि नागास क्या चाहेंगे कि मणिपुर में चूंकि ये लोग रह रहे हैं तो इसका कुछ हिस्सा निकालें और मिला दे किस में? बताओ, कमेंट करो पॉज करके। नागालैंड में, या जो ये नागालिम बनाना चाहते हैं, ग्रेटर नागालैंड या नागालिम जिसका नाम दिया इन्होंने, उसमें मिला दें, यहाँ सारे के सारे नागाज रहेंगे। अब क्यों भैया, क्यों इसको अलग कर दें? तो ये इस बात की वजह से जो यहाँ पे मीती इंसर्जेंट्स थे इनके बीच में और नागास के बीच में लड़ाई होने लगी, है ना, कि भाई अब क्यों हम करें। अब इनके दिमाग में ये था कि स्टेट तो भाई नहीं टूटेगी, इंडिया से अलग भले कर दो। तो यहाँ पे बहुत सारी टेंशन्स थी अलग अलग ट्राइब के बीच में, और यहाँ पे बहुत सारे क्लैशेस भी देखने को मिले, नागास के बीच में, कुकीज के बीच में, मीतीज के बीच में, मुस्लिम्स के बीच में, बहुत सारे। अब देखिए, ये जो आईजीज थी इन्होंने यहाँ पे डिमांड करा एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, री इंट्रोड्यूस करा इनर लाइन परमिट को। किसको? ILP को। ताकि ये जो लोकल पॉपुलेशन है, जो नॉन लोकल पॉपुलेशन है, ठीक है, उन्हें यहाँ से हटा सके। तो क्या इंट्रोड्यूस करा? इनर लाइन परमिट को। अब देखिए, यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने तालमेल बना दी, किसके किसके बीच में? जो माओइस्ट थे ना इनके बीच में, और मणिपुर के इंसर्जेंट के बीच में। वो कहते हैं ना, दुश्मन दुश्मन दोस्त दोस्त। स्पेशली PLA ब्लॉकेट जो नेशनल हाईवे 37 के ऊपर लगाया गया था, ये तो समझ लीजिए आम फीचर ही था ड्यू टू क्यों लगातार जो लड़ाई होती थी नागालैंड के साथ में। तो PLA ने असिस्ट करा मॉइस को, कैसे? ट्रेनिंग वगैरह दी उनको, उनके कैडर्स को, और वेपन्स वगैरह सप्लाई करे, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दिए। खैर, अभी फरवरी 2022 की बात है जब सेंटर ने अनाउंस करा कि भाई हम रेडी हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस रीजन में शांति बनी रहे। मालूम है, मैं आप बहुत पहले 2016-17 की बात है, आई यूज्ड टू टीच वन स्टूडेंट, और उसके फादर की पोस्टिंग यहीं पे ही आर्मी में यहीं पे ही थी। और वो बताते थे कि यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है कभी कभी तो। खैर, दूसरी स्टेट की बात करते हैं। इस स्टेट का नाम है मिजोरम। आइए मिजोरम की बात करते हैं। देखिए, एथनिक और सेसेशनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कि भाई हमको एक अलग दे दो जो है मिजोरम, या हम ही लोग रहेंगे, इन सब नाटक के बीच में जो रेजोल्यूशन है मिजोरम का, उसने एक अच्छी चीजें देखी। अब क्या अच्छा रहा यहाँ पे आपको समझाती हूँ। देखिए, आर्म्स वगैरह की जो ये चीजें हुई लगातार रही मिजोरम के अंदर, वो 20 सालों तक तो चली ही चली। और एक मूवमेंट था बाय द मिजो नेशनल फ्रंट, इसमें रेशियल और रिलीजियस ओवरटोन देखने को मिली। एंड इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हमें अलग करना है, सेसेशन चाहिए मिजोरम का फ्रॉम द इंडियन यूनियन। अब यहाँ पे भाई हथियार उठाए गए। कब की बात है ये? 1966 में इस चीज के लिए हथियार उठाए, और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा 1980s में भी देखने को मिला। उसके बाद मिजो अकॉर्ड जो हुआ जून 1986 में, इससे सक्सेस मिली। यहाँ पे जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट था पुराने 10 सालों से जो चल रहा था, उसका एक कंक्लूजन निकला, और इससे कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आया। तो अब यहाँ पे आप 3
फैक्टर्स को कह सकते हो, 3 ऐसी वजहें थी जो रिस्पॉन्सिबल थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हो पाया। पहला तो ये, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने काफी सिंसियर और पॉजिटिव तरीके से धीमे धीमे जो है चीजों को करा, और इस बात को अप्रिशिएट करा जाना चाहिए। और इस बात को मिजोरम के लोगों ने काफी अप्रिशिएट करा, इनके लीडर्स ने करा, और इसी वजह से नेगोशिएशंस के लिए लोग माने। दूसरी बात ये कि जो मेजॉरिटी थी इन दोनों ही मीजो पॉलिटिकल पर्सनालिटी की, ठीक है, उस वक्त, जिनका नाम था अनडिस्प्यूटेड इंसर्जेंट लीडर पू लाल देंगा, इनकी स्टोरी अभी मैं बताऊंगी आपको, एंड उस समय के चीफ मिनिस्टर पू लाल थानहा वाला का जो ये यूनिलेटरल ऑफर था कि भाई चलो हम फेवर में आते हैं, लाल दंगा को हम चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, एज फाइनली हम भाई जो इन्फ्लुएंस जो इनकी थी, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर ऑफ द मीजो सिविल सोसाइटी, खासकर वो औरतें जो सबसे ज्यादा अग्रीव्ड थी और अफेक्टेड थी ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ वायलेंस। अच्छा, अब बात क्या हुई, जून 1986 की बात है, जब सेंटर ने पीस अग्रीमेंट को साइन किया, किसके साथ में, लाल देंगा के साथ में, ठीक है। और जो यही लीडर थे एमएनएफ के, दैट इज मीजो नेशनल फ्रंट के, इनके टर्म्स के हिसाब से एमएनएफ के रिबल्स जो हैं ये अपनी आर्म्स वगैरह को, हथियार को नीचे रख देंगे, एंड इनको जो है एमनेस्टी दी जाएगी अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन। सरकार ने भी अग्री करा कि ठीक है, हम मिजोरम को एक पूरी तरह से स्टेटहुड का दर्जा देंगे और लाल दंगा को खुद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है। अब जो मॉडल यहाँ पे था वो वही कश्मीर अग्रीमेंट का था 1975 वाले, जब शेख अब्दुल्ला पावर में वापस आ गए थे सेम तरीके से, तो सेम चीज मिजोरम में भी देखने को मिली। अग्रीमेंट की वजह से क्या हुआ कि शांति आई स्टेट के अंदर, और लीडर्स जो यहाँ के थे एमएनएफ के, इन्होंने बहुत अच्छा बदलाव लाया। एक बार इंसर्जेंट्स जो कि जंगल में थे, ये अब पॉलिटिशियन बन गए थे, हाँ, सेक्रेटेरिएट में, और ये बढ़िया तरीके से अच्छे से जीत जात के आए थे यहाँ पे। शांति की वजह से क्या हुआ कि भाई अच्छी तरीके से भाई वाटर पाइपलाइन आई, रोड्स आई, उसके अलावा स्कूल्स वगैरह आए। अब देखो 1999 आते आते मिजोरम ने केरला को ओवरटेक कर लिया था, सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट बना, और जो मेन लैंड के साथ इसका इंटीग्रेशन हुआ ना, वो धीमे 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 और बढ़ा, और मीजोस जो है ये बने ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को भी जो है पढ़ने लगे, देखने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे, खेलने लगे अच्छे अच्छे गेम्स को, क्रिकेट को। तब से फटाफट ये इंग्लिश भी बोलने लगे, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगे, जो कि स्टेट की खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो नौजवान यंग मीजोस थे आदमी, चाहे हो चाहे औरत हो, इन्होंने प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट पाया सर्विस सेक्टर में, खासकर होटल्स में, एयरलाइंस में, जो आप देखते हो आज के टाइम पे। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथांगा इन्होंने बात भी करी कि इनकी टेरिटरी जो है वो स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट बनानी है इनको। इनके विजन में ये था कि टूरिस्ट यहाँ पे आए यूरोप से और इंडियन मेनलैंड से, वह इकोनॉमी जो है वो ट्रेड और आसपास में ट्रेड करें, बर्मा के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, और इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो। मीजोस इन सारी कंट्रीज को फ्रूट्स प्रोवाइड करें, वेजिटेबल्स प्रोवाइड करें, और वहां से फिश और चिकन खरीदें। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा, ये इनका भी अच्छा खासा रोल है सेटलमेंट में सरकार के साथ, और नागा और आसमीस रिबल्स के साथ। तो ये आसान होगा भूल जाना कि एक बार इतना बुरी तरीके से जो स्टेट सेपरेटरीज थी, वो आज़ादी के बाद इतने अच्छी तरीके से सरकार यहाँ पे इन्होंने जो है वो करी है, और मतलब इतना बुरा हालत के बाद भी आज इतना अच्छा इनका समय आया है। फिर बात करते हैं अपनी मेघालय के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेघालय ये सबसे ज्यादा कम अफेक्ट होने वाली नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, जो इंसर्जेंसी से सबसे लीस्ट अफेक्टेड रही। मेघालय के अंदर प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि यहाँ के ट्राइब्स आपस में डिवाइड थे, एज वेल एज ट्राइबल और नॉन ट्राइबल सेटलर्स आपस में काफी डिवाइडेड थे। इशू क्वांटिफाई करना, बढ़ता करप्शन, इसके अलावा यहाँ की डेमोग्राफी में बदलाव, जैसे यहाँ पे बांग्लादेशी आ गए थे, तो ये सब चीजें थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बाहर के इतने आने वाले लोगों की वजह से हम माइनॉरिटी बन जाएं और ये लोग यहाँ की मेजॉरिटी बन जाएं। अब आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है मैम, जैसे आप बताती हैं कि सबसे ज्यादा मेन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में हर जगह पे कौन कौन से ऑपरेट कर रहे थे, वैसे ही मेघालय में कौन थे। तो उसमें 3 ग्रुप्स का सबसे ज्यादा नाम है।
पहला है गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GNLA बोलेंगे। दूसरी है द अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल, जिसे हम लोग ANVC बोलेंगे। और तीसरी है द हैन्यू ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HNLC बोलेंगे। क्लियर? पहले अगर बात करें तो GNLA का एम है एक सेपरेट गारो लैंड को बनाना, जो कि सिर्फ गारो पीपल के लिए हो। इसको बनाया गया था सर 2009 में, एंड इसके अंदर कुछ 70 मेंबर्स थे। ज्यादातर इनमें से एक्स मेंबर्स थे अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल के, लिबरेशन ऑफ अचिक एलीट फोर्स के और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के। दोस्तों, GNLA ये एक्सटॉर्शन में है ना, वसूली कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं, इन सब में काफी इन्वॉल्वमेंट था इसका। मेघालय के अंदर बहुत वायलेंस देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इस GNLA ने बहुत सारी चीजें करी मेघालय के अंदर, ये मेन एक्टिव ग्रुप रहा। दूसरा जो मैंने बताया ANVC, इसको बनाया गया था सन 1995 में, 1995 में, इस इंटेंशन से कि हम अचिक लैंड को यहाँ बनाएंगे एक गारो हिल्स के अंदर। और अभी तक एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट जो कि सरकार के बीच में और ANVC के बीच में ये फोर्स में रहा सिंस 23 जुलाई 2004 से। तीसरी बात आती है हैन्यू ट्रिप नेशनल लिबरेशन फ्रंट, दैट इज HNLC के बारे में। दोस्तों, ये भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेघालय में ऑपरेट कर रहा है। इसको भी 1992 में बनाया गया था। ये क्लेम करता है कि रिप्रेजेंटेटिव है खासी जैंतिया पीपल का, और एम इसका ये है कि मेघालय को हम फ्री करेंगे जो गारोज ने इस पे कब्जा कर लिया है, और या तो फिर नॉन ट्राइबल आउटसाइडर्स आ गए हैं जिन्हें ये लोग बोलते हैं दखार्स। खैर, इसे भी सरकार ने, सेंटर ने 2000 में बैन कर दिया था। तो वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि ये जो HNLC है, इसने अपने संबंधों को बना लिया है दूसरे सेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि या मैंने बताया था ना पीछे इसक मुइवा वाला लास्ट लेक्चर में, NSCN-IM ऑफ नागालैंड, इसके अलावा NDFB ऑफ असम और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम के साथ में। तो NSCN ने HNLC को मॉरल, फिजिकल, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया शुरुआत में, और इसने अपना कई सारे बिजनेस को बांग्लादेश से भी रन किया है। दोस्तों, जो मिलिटेंट आउटफिट इस गारो हिल्स लिबरेशन आर्मी के थे, इसे बनाया गया कैसे? बाय डेजर्टिंग पुलिस पर्सनल, और हैज बीन लॉन्चिंग गुरिल्ला अटैक्स करते रहे पुलिस के अगेंस्ट, और कोई भी आर्मी पर्सनल के अगेंस्ट किडनैप करते रहे, रैंसम मांगते रहे ना, कि जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट से एक्सटॉर्शन को किया गया मिलिटेंट के द्वारा, जो अमीर अमीर लोग थे स्टेट के, पर्टिकुलरली जो है कोल बैरर्स थे। साथ में एथनिक टेंशन भी बढ़ती गई, किसके बीच में? इलीगल जो इमिग्रेंट्स घुसे आ रहे थे बांग्लादेश से, और यहाँ के लोकल रहने वाले लोगों के बीच में। तो यहाँ पे चीज समझिएगा, टेंशन मेनली किस वजह से आप अभी तक समझ रहे होंगे। रिलीजन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है टेंशन की, बल्कि प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं आसपास के देशों से। हालांकि क्रिमिनल एक्टिविटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, जैसे कि गांजा हो गया, कोकीन हो गया, ओपियम हो गया, ये स्मगलिंग यहाँ पे होती है। वेपन्स की, नारकोटिक्स की, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होती है, और स्टेट लाइज इन द मेजर स्मगलिंग रूट जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में पड़ता है। तो ये तो हमने बात कर ली मेघालय के बारे में। दोस्तों, अब हम आपको त्रिपुरा की तरफ लेके चलते हैं। सॉरी इफ माय फादर इज डिस्टर्बिंग यू गाइस। ओके, क्योंकि रात का 4:30 बज रहा है। ओके, त्रिपुरा की बात करते हैं। तो देखो, त्रिपुरा के अंदर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिली सन 1990 से। एरिया जो था वो उस समय त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर था, और ये बढ़ा आफ्टर जब ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ। ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है 3 लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, जो कि न्यू दिल्ली के बीच में हुआ, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हुआ, और साथ में काउंसिल के बीच में हुआ। सरकार ने तब से एक मूवमेंट लाया अपने कंट्रोल में, और त्रिपुरा की सरकार ने अभी तक काफी सक्सेस पाई है यहाँ की एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में। वायलेंस यहाँ पे सन 2003 के बाद से काफी हद तक कम हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे इंसर्जेंसी की शुरुआत आप कहें
तो हुई 1971 से, जब यहाँ बनाया गया त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति। उसके बाद बनी त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर 1981 में, और NLFT को बनाया गया 2 मार्च 1989 में, और ये इसकी एक आर्म्ड विंग थी जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। नेशनल होली आर्मी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स भी बनाई गई जुलाई 1990 में। दोस्तों, जो NLFT थी ना, इसको क्या था कि हमें इंडिया से अलग होना है और खुद की एक इंडिपेंडेंट त्रिपुरा स्टेट को बनाना है। अभी तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, और 2 आउटफिट्स निकल के आए जिनका यही था, सेसेशनिस्ट एजेंडा था ना। इन लोगों ने यही कहा कि भाई डिस्प्यूटेड द मर्जर ऑफ किंगडम ऑफ त्रिपुरा विद द इंडियन यूनियन, एंड इन्होंने कहा कि भाई हमें त्रिपुरा आजाद चाहिए, ठीक है। इलीगल इमिग्रेंट्स को भी घुसाया, सब किया, और ये जो त्रिपुरा मर्जर अग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हुआ ना, और रिस्टोरेशन हुआ ना लैंड का ट्राइबल पीपल के अंडर द त्रिपुरा लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 के अंदर। अब हुआ क्या कि 1990 से लेके 1995 तक इंसर्जेंसी तो मेन चीज रही, बट ये मतलब कम रही लेकिन कम रही, बट ये और तेजी में बढ़ी 1996 और 2004 के बीच में। सक्सेस इंसर्जेंसी की शुरुआत में तो ये रहा था कि यहाँ की जो टेरेन है बढ़िया नहीं है ना, बॉर्डर काफी पोरस है, लोग घुस आते हैं फटाफट बांग्लादेश से। बांग्लादेश जो है वहां पे छुपने की बढ़िया जगह है, लॉजिस्टिक से सपोर्ट मिलता है ना, उस समय सपोर्टिव है बांग्लादेश में जो वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छुप के काम कर रहे हैं, और बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह बेस्ड है, नेटवर्किंग ऐसी गजब है, प्रॉपर इनको एड मिलती है, वेपन मिलता है, एक्सप्लोसिव मिलते हैं, बढ़िया कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज इंसर्जेंसी और ऐसा वायलेंस जो हुआ ना, इससे वहाँ की आम जनता की लाइफ और कम्युनिकेशन काफ़ी डिसरप्ट हुआ, और इसकी वजह से बहुत सारे एजुकेशनल और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन थे वो बंद हुए। साथ में अथॉरिटी में स्टेट की काफ़ी उनको भी खतरा रहा। राज्य की सरकार ने प्रॉब्लम्स जो थी ना स्ट्रैटेजिक और रेजोल्यूट मैटर की, वो अपने अंदर ली है ना। अच्छा, उनकी जो विजनरी लीडरशिप थी चीफ मिनिस्टर मनिक सरकार की, उसके तहत उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा भाई हम ठीक करेंगे। तो इसके चलते इन्होंने एक बहुत जबरदस्त, चीफ मिनिस्टर ने एक बढ़िया, राज्य सरकार ने एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई जिसने बहुत ही क्रिएटिविटी से, बहुत ही क्रिएटिवली इस सिचुएशन को डील करा। दोस्तों, ये पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म जो था वो ये था कि भाई हमें काउंटर करना है इंसर्जेंसी ऑपरेशन को, है ना, इस एरिया में, और किसी भी तरीके से जो भी है हमें एज वेल एज साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं, ताकि लोगों के बीच में एटलीस्ट जो है वो हमारा दबदबा बन सके, हमारी इज्जत आ सके। और मेन चीज क्या था कि मीडिया का मैनेजमेंट, लोगों का सिविक एक्शन प्रोग्राम, सिक्योरिटी फोर्सेस का, साथ में पॉलिटिकल प्रोसेस, है ना, ये तो एडिशनल चीजें थी। अब देखिए, त्रिपुरा ने एक स्टोरी बनाई कि भैया हमें यहाँ पे इंसर्जेंसी से बाहर आना है और एक ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आना है जिससे हमें इंसर्जेंसी को खत्म करना है ना। तो जरूरत क्या थी कि हमें अच्छी तरीके से एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो मल्टी डायमेंशनल हो, बढ़िया से क्राफ्टेड हो, ठीक है, रेजोल्यूट हो, अच्छे से, है ना, राइट विजन के साथ, डायरेक्शन के साथ, ऑनेस्ट और क्रेडिबल लीडरशिप के साथ, अच्छा रिस्पॉन्स हो चैलेंज का और ग्रोथ का, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का और सेक्शन का सोसाइटी में, और साथ में एक अच्छी तरीके से एक ह्यूमन कॉम्बैट, मतलब समझते हो आप, अच्छे तरीके से सारे ऐसा ऑपरेशन हो जिससे प्रॉपर इन सब चीजों से लड़ा जा सके। और कैसे, साइकोलॉजिकल अप्रोच से लोगों को भी समझाना है कि भाई अपने पास इन लोग को मत घुसाओ, आप लोग हमारे नागरिक हो, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, है ना। तो पॉपुलेशन, और ये इंश्योर कराना कि पॉपुलेशन वाज नॉट एलिनेटेड, अब बाहर से आके ना लोग घुस जाएं इसके अंदर ताकि लोग और चिढ़ने लगे। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे डेटा थोड़ा कम है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टेल यू थ्रू माई स्टोरी। तो ये है पूरी कहानी त्रिपुरा की जो हमने यहाँ पे अच्छे से करी। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। और यहाँ पे हम करेंगे अरुणाचल प्रदेश को, बट अभी नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह सबको करेंगे, बट ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों, आपको अभी तक लेक्चर कैसा लगा आप मुझे बताइए, कि बहुत लंबा अगर लेक्चर कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है, आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी देख सकते हो, बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम आप देखिए, पसंद आए तो जरूर फॉलो करिए।
एंड डू कमेंट योर प्रीशियस कमेंट, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, एल्गोरिदम भी आगे लेके जाता है चीज़ों को। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरे को मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।